हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समेंट में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 को। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि HCF 306 और 657 बराबर HCF दिया गया है 9। 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है और बोला है कि LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक फार्मूला आता है, यहाँ से लिखेंगे हल, और एक फार्मूला आता है जो कि है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या क्या है, दो संख्या दिया गया है 306 और 657। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, यानी 306 गुने हो जाएगा 657 और इधर दिया गया है HCF, तो दोनों का HCF दिया गया है कितना 9। यहाँ से लिख देंगे HCF जो है से 9 है और LCM हमको निकालना है, यानी लिखेंगे यहाँ पर LCM यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ ये आ जाएगा 306 और गुना में आ जाएगा 657, ये 9 इधर गुना में है तो इधर चला आएगा भाग में, यानी आ जाएगा इधर LCM। अब क्या करेंगे, इस 9 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 9 या 27 घट के आएगा, फिर से क्या 3 ये 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी यहाँ बच जाएगा 34 गुने 657, यानी इसका LCM 657 गुने आ जाएगा 34, यानी ये हो जाएगा 22,338, इसका LCM 22,338 हो जाएगा। ठीक है, आइए 5 नंबर प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, संख्या जो है जैसे 0 पर समाप्त अगर होता है, जैसे होता है 10 होता है 0 पर समाप्त, 20 होता है, उसके बाद होता है क्या 30, उसके बाद 40, इस तरह से 0 पर समाप्त होने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस संख्या को 0 पर समाप्त बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया 100, ये हो जाता है, फिर से हो जाएगा 200, 210, ये सब संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आ सकता है, इसे 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ सकता है, 2 आ गया, 5 हो सकता है, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, यानी, और 30 का करेंगे तो क्या हो सकता है 2 गुने, फिर लिख सकते हैं इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि हर जो संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है उस संख्या में 2 और 5 होना अनिवार्य है। जिस संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है उसमें 2 और 5 होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो उसमें 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे इसमें मान लेते हैं 6 का गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुने 3, इसमें 2 है लेकिन 3 के जगह पर अगर 5 होता तो यहाँ 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ 3 आ गया है तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए इसको करेंगे, यहाँ 6n को हम लिख सकते हैं क्या, 6n को लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अतः 6n अंक के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं हैं, 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, अतः
6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं पहले क्या होता है उसको समझते हैं। भाज्य संख्याएं होता है और एक होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो केवल और केवल अपने आप से कटे हैं। अपने आप से कटने वाला संख्या जो होता है उसको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अपने आप से कटने वाला हो जाएगा 2, 3, 5, 7, इस तरह से ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब बोला है कि भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्या हो जाएगा, जो अभाज्य नहीं है वो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्याएं हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएगा जैसे यहाँ पर हो गया 4, उसके बाद लिख सकते हैं 6, 8, 9, 10, इस तरह से ये सब भाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये इसके अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी एक अगर कट जाता है तो इसको बोलेंगे कि यह अभाज्य संख्या है। जैसे इसके गुणनखंड होना चाहिए, जैसे ये देखिए 2 और 2, फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 2, फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 2। ठीक है, तो एक या एक से अधिक गुणनखंड हो तो उसको बोलेंगे कि वह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसको प्रूव करते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ से हल, ए नंबर इसको मान देते हैं। ए नंबर में है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का ये 13 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक टर्म है और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक का है। इसमें से क्या करेंगे, 13 जो है सो दोनों में दिख रहा है, 13 इधर भी है और इधर भी। तो 13 को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 7 गुने 11 प्लस गुने 11 गुने हो जाएगा 1, और यहाँ से 13 हट गया तो 13 की जगह पर 1 बच जाएगा, यानी इधर बच गया प्लस में 13। 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11 सते 77, 77 और प्लस का ये हो जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा 13 और 77, 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 78, 78, यानी 13 गुने 78 आ गया। यानी दो गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, यानी यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक, इसी तरह से यहाँ से इसको लेंगे बी नंबर में, ये आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने है 3 गुने 2 और गुना में है 1 प्लस का 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 इधर भी है और इधर भी है। 5 को अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5 इधर आ गया तो इसके जगह पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा, ये सब का गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आ जाएगा 1008, 1008 और प्लस में क्या है 1 है, यानी हो जाएगा 5 गुने 1009, 5 गुने 1009 आ जाएगा। यानी इसके भी 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी ये भी हो जाएगा भाज्य संख्याएं, ये भी भाज्य संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।